अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक पेपर है जिसे हम हल करना चाहेंगे। यूपीएसएससी का एक पेपर हुआ 6 सितंबर साल 2025 को। उसमें इतिहास से कुल 11 सवाल आए। मैं ऐसे ही खंडवार किस भाग से क्या सवाल आए, उन्हें कैसे हल किया जाए, उस पर बात करता जाऊंगा। आज उन 11 प्रश्नों की बारी है। बिना कोई समय खोए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मेरा नाम शेखर है। चलिए पहला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? लौह युग, पाषाण युग, कांस्य युग, पुरा पाषाण युग या उपयुक्त में से कोई नहीं? हम सब जानते हैं कि लौह युग बहुत बाद में आया, जब हम वैदिक सभ्यता की तरफ मूव कर गए थे। उस दौरान पाषाण युग और बहुत पहले का युग है, पुरा पाषाण युग उससे पहले का युग। कांस्य युगीन सभ्यता यानी वो जब मनुष्य ने तांबा और टिन मिला करके कांसा बना लिया था, उस दौर को ही हम कांस्य युगीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में देखते हैं। हड़प्पा उसी काल का एक नगर, सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक। दो ही शहरों को हम शुरुआत में पढ़ रहे होते हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, जिन्हें एक जुड़वा राजधानी के रूप में भी देखा गया। पिगट ने कहा था ऐसा। तो अगर उस तर्ज पर देखें तो कांस्य युगीन इसका आएगा। बहुत सरल प्रश्न था। आगे आते हैं दूसरे प्रश्न पर। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया, सिद्ध बने? अब यहाँ सिद्ध बने लिखे में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कहीं उनके ज्ञान प्राप्त करने की बात तो नहीं कह रहा है, पर नहीं, यहाँ उनके मृत्यु की बात ही कह रहा है। जैनिज्म में एक थ्योरी मानी जाती है कि आप जो है वो निर्वाण प्राप्त करने के बाद सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ सिद्ध होने या मोक्ष प्राप्त करने की जो बात है वो होता है पावापुरी में। तो इसका सही उत्तर पावापुरी होगा। अगर उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ इसकी बात होती तो जिम्भिक ग्राम है, वो आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पावापुरी है इसका सही उत्तर। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर, तो ये उत्तर में आप क्या लगा करके आएंगे? पावापुरी। आइए बाकी जगह भी बहुत महत्वपूर्ण, वैसे कपिलवस्तु हो या राजगृह हो। कपिलवस्तु तो अब गौतम बुद्ध से जोड़ करके देख लेते हैं। राजगृह जो है इसका संदर्भ जो है वो हम पहले बौद्ध सम्मेलन से जोड़ करके देख लेते हैं। राजगृह में ही पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था। पुरुषपुर जो है ये पेशावर में पड़ता है। इसका संबंध जो है वो कनिष्क से जोड़ कर देखा जाता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगले पर आते हैं। अगला जो सवाल था वो ये पूछा था कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति और क्षत्रियों की उत्पत्ति स्कंद से, इस तरह से जो व्याख्या करता है वो किस वैदिक ग्रंथ में लिया गया है? तो उसका सही जवाब है ऋग्वेद। और पुरुष सूक्त 10वें मंडल में मौजूद है। 4 वर्णों के जन्म की कहानी सुनाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद 10वां मंडल। अगर मंडल पूछ लेता तो आप मंडल लगा करके आते। 10वां मंडल ऋग्वेद में, यही 10 मंडल है। मजे की बात यह है कि ऋग्वेद का जो फर्स्ट मंडल है एंड 10th मंडल है, पहला और 10वां मंडल, ये सबसे नया है, जबकि दूसरा और 7वां जो है वो सबसे पुराने माने जाते हैं। इसी 10वें मंडल में आपको इस 4 वर्णों की उत्पत्ति की कहानी प्राप्त होती है। हालांकि वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक नहीं थी। अगर आप इतिहास के छात्र हैं तो आपने ये पढ़ा होगा कि वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक शुरुआत में नहीं रही, बाद में वो होती चली गई। और उसमें आप ऋग्वेद में ही आप एक ब्राह्मण को कहते हुए कहेंगे कि मैं कारु, मेरे पिता भीषज और मेरी माता उपल प्रक्षिणी है। यानी मैं कारु, मैं कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ। मेरे पिता भीषज यानी वैद्य हैं, दवाइयों के जानकार हैं, और मेरी माता है उपल प्रक्षिणी यानी कि चक्की पीस करके आटा बनाने वाली स्त्री। तो एक ही परिवार में 3 तरह की अवधारणा का जिक्र हमको दिखता है। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संचरित संग्रह है? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर, आदिनाथ, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसमें इस तरह के प्रश्न जब आते हैं ना, तो क्या होता है कि जो ज्यादा पढ़ के आया है, बहुत पढ़ के आया है, वो भी फंसता है, और जो नहीं पढ़ के आया उसके लिए कई बार चीजें आसान हो जाती है। वो देखेगा आदि पुराण और फिर सीधा लगा देगा आदिनाथ। जो पढ़ के जा रहा था वो क्या सोचता है, यार आदि पुराण तो जिनसेन ने लिखा था, यहाँ तो जिनसेन दिख नहीं रहा है, मैं कहीं इनमें से कोई नहीं तो नहीं लगा दूं। पर ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है, यानी उन संत के जीवन के गाथाओं का संग्रह है। आदिनाथ के 10 जन्मों की कथा जैनिज्म में मौजूद है, 10 जन्म, और उन 10 जन्मों की कहानी सुनाता है ये किताब आदि पुराण। भले उसके लेखक कौन है? जिनसेन। तो देखिए यहाँ पे याद रखने लायक क्या क्या चीज होते। लेखक पूछेगा आदि पुराण, जिनसेन। किनकी कहानी है? आदिनाथ की कहानी है, यानी कि जो प्रारंभिक है हमारे जैनिज्म में, और उनके 10 जन्मों की गाथा है।
तो ये थोड़ा याद रख लेंगे, बोनस। आइए, एक शब्द भी इंग्लिश वाले याद रख सकते हैं, हिंदी वाले भी याद रख सकते हैं, है ना। यहाँ पर हैगियोग्राफी शब्द आप देख पा रहे हैं, संत चरित संग्रह, तो हैगियोग्राफी उसके लिए इंग्लिश भी देख लिया करें। आइए अगले में आते हैं, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑफकोर्स चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। हम सब जानते हैं कि ये राजपूतों के शौर्य की गाथा है कि कैसे उन्होंने जो अफगान शासक थे उन्हें पराजित किया और उसके सम्मान के तौर पर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना की गई थी। ये कहानी अक्सर आप राजपूताना इतिहास में पढ़ रहे होते हैं। तो सरल सवाल, आगे बढ़ते हैं। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो हम सब जानते हैं कि शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने 1893 कौन पहुंचे थे? तो स्वामी विवेकानंद। किनके मदद से पहुंचे थे? अगर वो पूछ ले कभी तो ये याद रखिएगा हमेशा, खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने उनको फंड किया था। खेतड़ी महाराज अजीत सिंह के द्वारा उन्हें सहायता दी गई ताकि वो वहां जाए, और इन्हीं के कहने पर नरेंद्रनाथ दत्त जी ने अपना नाम विवेकानंद रखते हुए वहां पहुंचे 1893। क्या आप जानते हैं, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी बता दूं। ये जहाज जब अमेरिका की तरफ जा रहा था तो इस जहाज पर दो भारत के बहुत महत्वपूर्ण लोग सफर कर रहे थे। एक तो हमारे विवेकानंद जी और एक थे जमशेदजी भाई टाटा। भारत को इतिहास में बहुत कुछ मिलने वाला था इस एक साल में। यही वो साल था जब एक जहाज और जा रहा था, लेकिन वो जहाज जा रहा था साउथ अफ्रीका की तरफ, और महात्मा गांधी उस जहाज में बैठकर अफ्रीका अपनी यात्रा पर निकले थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण साल है भारतीय इतिहास में। आइए देखते हैं, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? अभी क्या है, इसमें आप याद कर लेते हो आमतौर पे 43, पर यहां खेल कर दिया आपके साथ। 43 दो बार दे दिया है, और आपको 20 अप्रैल और 21 अप्रैल बहुत नजदीक का डेट दे दिया है। कंफ्यूजन हो जाता है, और होना भी चाहिए, कोई भी छात्र इतना नहीं रट पाता, बट 20 अप्रैल इसका सटीक है। जॉर्ज थॉमसन के सहयोग से स्थापना हुई थी इस संस्था की, तो याद रख सकते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन के मदद से 20 अप्रैल 1843, कांग्रेस की पुरोगामी संस्थाओं में से। आइए अगला देखते हैं, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप इसको नहीं भी पढ़ के जा रहे थे तो आप सोचने का एक अंदाज बस ये लगा सकते थे कि ये जो शख्स हैं हमारे दादा भाई नौरोजी साहब, यही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटेन में काफी लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी। ये ब्रिटेन के संसद के सदस्य भी रहे थे। ब्रिटेन की संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति के रूप में हम इन्हें जानते हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने धन के निष्कासन का ड्रेनेज थ्योरी वो समझाई, वो व्यक्ति। और उन्होंने ही लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीयों की आवाज को मुखर किया था। आइए अगले पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे आया था, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसने तैयार किया था? तो ये वो समय है जब साइमन कमीशन भारत आया, और उसके आने के बाद हमने पूरे तरह से विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे लगे, और उन दिनों भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड को चैलेंज करते हैं कि दम है तो आप अपना संविधान खुद बना के दिखाइए। हमने उनके चैलेंज को स्वीकार किया, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की। नेहरू रिपोर्ट का संबंध मोतीलाल नेहरू से है, ना कि जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। हाँ, नेहरू इस समिति में एक मेंबर के रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन इस समिति में जो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य जिनको आपको जरूर जानना चाहिए वो अपने सुभाष चंद्र बोस थे। तो सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे नेहरू रिपोर्ट में, और यह था भारतीयों द्वारा संविधान बनाने का पहला प्रयास साल 1928 में, मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट, ध्यान रखेंगे इससे। आइए, इसके बाद फिर जिन्ना अपनी मांग लेकर के अड़ गए, और फिर गांधी जी अपनी मांग लेकर के पहुंचे थे इरविन के पास, और वो सब बातें जब खारिज हो गई तो फिर हमने सविनय अवज्ञा देखा था। आइए, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? बहुत सरल क्वेश्चन कर दिया था, बंबई है, मद्रास है, कलकत्ता है, पूना है। तो अनुशीलन समिति क्रांतिकारियों के कलकत्ता गया, बंगाल में शुरुआती संगठन में रहा, तो इसका मुख्यालय जो है वो कलकत्ता ही आएगा, ध्यान रख सकते हैं इसको। आइए अगला देखते हैं, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो इसको घोषित किए थे। लॉर्ड माउंटबेटन जून घोषणा के रूप में से देखा जाता है, उनके द्वारा घोषित किया गया। डिकी बर्थ भी कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन का एक और नाम। तो ये था आपके लिए इतिहास से आया हुआ सवाल। मैं आगे अन्य विषयों के सवाल आपके सामने लेकर के आता रहूंगा।
अगर आपको ये पहल पसंद आएगी तो हाँ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मैं ऐसे प्रश्न और उससे जुड़ी हुई कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी साथ साथ देता रहूं। ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।